नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता जल्द पूरी होने की उम्मीद। प्रधानमंत्री ने कहा, वार्ता से दोनों देशों के बीच आगे बढ़ेगी साझेदारी। ट्रंप के बातचीत के बयान पर प्रधानमंत्री ने कहा, वो भी बातचीत के लिए उत्सुक। देश भर में चुनाव संबंधी प्रक्रिया पर चुनाव आयोग की अहम बैठक आज। सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ होनी है बैठक। चुनावी तैयारियों, मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर होगा फोकस। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को बधाई देने वालों का लगा तांता। प्रधानमंत्री ने की मुलाकात। एनडीए कैंडिडेट्स के पक्ष में 15 सांसदों ने की क्रॉस वोटिंग। नेपाल में सेना ने संभाला मोर्चा। पूरे देश में हाई अलर्ट। सेना प्रमुख ने देर रात प्रदर्शनकारियों की अलग अलग समूहों से की अनौपचारिक बात। लूटपाट करने वालों पर कसा शिकंजा। और खेल की खबरों में एशिया कप टी20 टूर्नामेंट में आज भारत करेगा अपने अभियान की शुरुआत। पहले मैच में मेजबान यूएई से होगी भिड़ंत। और आइए जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को करीबी दोस्त और स्वाभाविक साझेदार बताया। उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ताओं पर विश्वास जताते हुए कहा कि ये चर्चाएं दोनों देशों की साझेदारी की असीम संभावनाओं को खोलने का रास्ता बनाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रुथ पोस्ट पर जवाब देते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता को दोनों देशों की टीमें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने ट्रंप के बातचीत के बयान पर कहा कि वो भी अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत के लिए उत्सुक है। साथ ही प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि दोनों नेता दोनों देशों के लोगों के लिए एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि उनके प्रशासन ने व्यापार वार्ता फिर से शुरू कर दी। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया था कि मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं। ट्रंप ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बहुत अच्छा दोस्त भी बताया और कहा कि वो आने वाले हफ्तों में उनसे बात करने के लिए उत्सुक हैं। ट्रंप ने अपने पोस्ट में विश्वास जताया कि बातचीत के जरिए दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई न होगी। इससे पहले शुक्रवार को व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा था कि वो हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त रहेंगे। साथ ही ट्रंप ने प्रधानमंत्री को महान प्रधानमंत्री भी बताया था। ट्रंप का ये ताज़ा बयान हाल ही में उनके भारत अमेरिका संबंधों पर अपने रुख में नरमी का संकेत देने के बाद आया। पिछले कुछ समय में एक बार फिर ट्रंप भारत और पीएम मोदी को लेकर जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उससे लगता है कि वो संबंध बेहतर करना चाहते हैं। बात चुनाव आयोग की, जहां आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में मतदाता सूची से जुड़े एसआईआर के राष्ट्रव्यापी क्रियान्वयन पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक में एसआईआर प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियां, तकनीकी मदद और जन जागरूकता अभियानों पर भी चर्चा हो सकती है। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी, सटीक और त्रुटि रहित बनाना है। चुनाव आयोग का मानना है कि एसआईआर से डुप्लीकेट वोटर्स की पहचान, मृतक मतदाताओं के नाम हटाने और नए पात्र मतदाताओं को शामिल करने की प्रक्रिया में तेज और पारदर्शी बनाने में इससे सहायता मिलेगी। चुनाव आयोग ने बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र लिखकर बिहार के मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान आधार कार्ड को पहचान प्रमाण के रूप में 12वें दस्तावेज के तौर पर स्वीकार करने के निर्देश दिए। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को यह पत्र लिखा। पत्र में निर्वाचन आयोग ने कहा कि आधार अधिनियम की धारा 9 के अनुसार इसे केवल पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, न कि नागरिकता के प्रमाण के रूप में इसका इस्तेमाल होगा। आयोग ने अपने पत्र में कहा कि राज्य के सभी जिला चुनाव अधिकारी, मतदाता पंजीकरण अधिकारी और सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारियों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को आधार कार्ड को एसआईआर के लिए पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार करने के निर्देश से अवगत कराया जाए और इसका कड़ाई से पालन हो। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पहचान के प्रमाण के रूप में आधार को स्वीकार करने के निर्देश दिए। चुनाव आयोग ने पहले
पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को शामिल करने के लिए 11 दस्तावेजों की सूची बनाई थी। शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को बूथ स्तर के अधिकारियों को आधार स्वीकार करने के निर्देश जारी करने का आदेश दिया। आयोग ने हालांकि ये भी कहा कि अधिकारी अन्य सूचीबद्ध दस्तावेजों की तरह आधार कार्ड की तरह प्रमाणिकता वास्तविकता को सत्यापित करने और इसके लिए अन्य प्रमाण दस्तावेज की मांग करने के हकदार होंगे। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सीपी राधाकृष्णन ने दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर अपने निर्वाचन को राष्ट्रवादी विचारधारा की जीत बताया। उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में काम करने का संकल्प लिया। राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव 152 मतों के अंतर से जीता। उन्हें 452 मत मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी बी सुदर्शन रेड्डी को 300। जीत के बाद नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति ने कहा कि विपक्षी गठबंधन ने कहा था कि ये चुनाव वैचारिक लड़ाई है, लेकिन मतदान के पैटर्न से हम समझ सकते हैं कि राष्ट्रवादी विचारधारा की विजयी हुई। उन्होंने लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अगले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से नई दिल्ली में मुलाकात की। उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन की जीत की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री उनसे मिलने पहुंचे। प्रधानमंत्री ने नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति को बधाई दी है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के स्वागत के लिए वाराणसी पूरी तरह सज धज कर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री कल 11 सितंबर को वाराणसी में द्विपक्षीय बैठक करने वाले हैं। काशी में जगह जगह दोनों नेताओं के पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं। बात नेपाल की, जहां प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद भी हिंसा थम नहीं रही। इसके बाद भी अब नेपाली सेना ने मोर्चा संभाल लिया। सेना ने अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर कल रात 10 बजे से सैनिकों की तैनाती करी। नेपाल में आंदोलनकारी युवाओं और सेना के बीच मध्य रात्रि में जंगी अड्डा स्थिति सैन्य मुख्यालय में बातचीत हुई। सूत्रों की माने तो आंदोलनकारी युवाओं के विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों ने देर रात सेना प्रमुख अशोक राज सिगडेल से मुलाकात की और अपने मुद्दे को उनके समक्ष रखा। सेना के वरिष्ठ अधिकारी ने इसे किसी औपचारिक वार्ता की जगह युवाओं के विचारों को समझने का प्रारंभिक प्रयास बताया। इस बीच सेना ने देश में सुरक्षा की वर्तमान चुनौतियों को देखते हुए विशेष प्रबंध शुरू कर दिए। सेना ने सभी समुदायों से लूटपाट, आगजनी और उपद्रवी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए सक्रियता से सहयोग करने की अपील की। सेना के अनुसार काठमांडू के बानेश्वर में राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक में लूटपाट की घटना में शामिल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। भाट भटेनी सुपरमार्केट, होटल हयात और बौद्ध क्षेत्रों सहित काठमांडू के और भक्तपुर के विभिन्न इलाकों में लूटपाट की घटनाओं में शामिल 21 लोगों की गिरफ्तारी हुई। ये लोग मौके का गलत फायदा उठा रहे थे और इस बीच अब सबकी निगाहें आज होने वाली जेन-ज़ी की बैठक पर टिक गई। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के दौरान अब तक 22 लोगों की मौत हुई है। करीब 500 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक में नेपाल के घटनाक्रम पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नेपाल में हिंसा हृदय विदारक है। उन्होंने नेपाल में युवाओं की मृत्यु पर पीड़ा जताई। उन्होंने जोर देकर कहा कि नेपाल में स्थिरता, शांति और समृद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने नेपाल के लोगों से शांति के प्रयास को समर्थन देने की भी अपील की है। नेपाल में सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शनों के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट पर है। सभी 7 सीमावर्ती जिले, जिसमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज शामिल हैं, उसमें सुरक्षा कड़ी कर दी गई। डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि हर स्तर पर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। 24 घंटे गश्त और प्रवेश बिंदुओं पर कड़ी जांच हो रही है। नेपाल से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने और किसी भी असामाजिक तत्व को सीमा पर अशांति का फायदा उठाने से रोकने के लिए एसएसबी के साथ लगातार संपर्क में है। एसएसबी ने चौकियों पर तलाशी और निगरानी बढ़ा दी, जबकि संवेदनशील इलाकों में पीएसी की प्लाटून और अतिरिक्त पुलिस कंपनी की तैनाती की गई है। उत्तर प्रदेश में महाराजगंज के सोनाली में भारत नेपाल सीमा की तस्वीरें सामने आई, जहां नेपाल जाने वाले भारतीय नागरिक अपनी योजना रद्द करने पर अपने गृह राज्यों को लौट रहे हैं, क्योंकि पड़ोसी देश में हिंसक विरोध प्रदर्शन और सरकार में कथित भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद स्थिति तनावपूर्ण है। वहीं पड़ोसी देश नेपाल में बने राजनीतिक हालातों को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ी
सुरक्षा पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। पुष्कर सिंह धामी की अगर बात की जाए तो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बुलाई गई इस मीटिंग में सुरक्षा स्थिति की गहन समीक्षा की। धामी ने अधिकारियों को नेपाल सीमा पर सघन जांच अभियान चलाने और किसी भी असामाजिक या विघटनकारी तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया। उन्होंने अफवाहों, भ्रामक सूचनाओं या भड़काऊ सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखने के लिए और आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय ग्रामीणों, ग्राम समितियों, पुलिस बलों और वन विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे नजर बनाए रखने के लिए कहा है। साथ ही सामूहिक भागीदारी से निगरानी प्रणाली को और मजबूत करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि सीमा पर सभी प्रवेश मार्गों की नियमित निगरानी की जानी चाहिए और सीमा पर आवाजाही पर विशेष सतर्कता बरती जानी चाहिए। धामी ने भारत सरकार द्वारा जारी सुरक्षा दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए और आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के भी आदेश दिए गए हैं। वहीं विदेश मंत्रालय ने नेपाल के मौजूदा हालात को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की और नेपाल में भारतीय दूतावास ने लोगों से अपील की है कि वो किसी भी आपातकालीन स्थिति में सीधा दूतावास से संपर्क करें। भारतीय लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है नेपाल में और जो तमाम नंबर्स अभी हम आपके साथ साझा करेंगे उस पर बात करने के लिए कहा गया। 977980860288 977981032634 और 977 नेपाल का कोड है। इस पर आप तमाम जानकारियां ले सकते हैं और नेपाल में भारतीय दूतावास से लोगों ने यही अपील की गई है। बात इजराइल की, जहां कतर की राजधानी दोहा में हमास के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाते हुए हमला किया गया। इस हमले में हमास के 5 नेताओं की मौत हुई है। इजरायली रक्षा बलों ने कहा कि इस हमले का लक्ष्य हमास आतंकवादी संगठन के वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाना था, जो 7 अक्टूबर के हमास हमले के लिए जिम्मेदार हैं। आईडीएफ ने कहा कि वो हमास के खिलाफ दृढ़ संकल्प के साथ ऑपरेशन जारी रखेगा। वहीं हमले के बाद कतर सरकार ने इस कायरतापूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। भारत ने दोहा में इजरायली हमलों के बाद चिंता जताते हुए संयम बरतने और कूटनीति से काम लेने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय के बयान में ये कहा गया कि भारत घटनाक्रमों और क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति पर इनके प्रभाव के बारे में अत्यधिक चिंतित है। भारत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए कूटनीति से काम करने का आग्रह कर रहा है। वक्त छोर से ब्रेक का है। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत सभी का। और अब बात करते हैं जीएसटी से जुड़ी हुई। केंद्र सरकार ने आम आदमी और देश की अर्थव्यवस्था को एक बड़ी राहत देते हुए जीएसटी प्रणाली में कई महत्वपूर्ण सुधारों का ऐलान किया, जिसका सीधा असर स्वास्थ्य, कृषि और लॉजिस्टिक की जो तमाम अहम सेक्टर्स हैं उस पर पड़ेगा। अब जरूरी दवाओं पर लगने वाला जीएसटी 12% से घटाकर 5%, कुछ मामलों में तो 0 कर दिया गया, जिससे पुरानी बीमारियों का लंबा इलाज और किफायती हो जाएगा। इसके साथ ही अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले मेडिकल उपकरणों पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया, जिससे न सिर्फ अस्पतालों का खर्च कम होगा बल्कि टियर 2 और टियर 3 शहरों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में मदद मिलेगी। दृष्टि सुधार के लिए ज़रूरी चश्मों और लेंस पर भी टैक्स लगाया गया, जिससे ये और भी किफ़ायती हो गए और लोग इन्हें आसानी से अपना सकेंगे। एक और बड़े फैसले में व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा को जीएसटी से पूरी तरह छूट दे दी गई, जिससे प्रीमियम सस्ता होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्थ कवरेज ले पाएंगे। स्वास्थ्य के बाद सरकार ने देश के अन्नदाताओं का भी पूरा ध्यान रखा, जिसके बाद फर्टिलाइजर बनाने में इस्तेमाल होने वाले इनपुट पर जीएसटी की दर 18% से घटाकर सीधे 5% कर दी गई। इस कदम से जो फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन है उसकी लागत में भारी कमी आएगी और किसानों के लिए कीमतें
बढ़ने से रोकेंगी। इसके अलावा पर्यावरण के अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए जैव कीटनाशकों और सूक्ष्म पोषक तत्वों पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया। इससे छोटे किसानों को सीधा समर्थन मिल रहा है। वहीं अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स में सरकार ने कमर्शियल वाहनों यानी ट्रकों पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% किया। इस एक बड़े कदम से माल ढुलाई की दरें सीधे तौर पर कम होंगी। सस्ते ट्रक लॉजिस्टिक्स लागत को कम करते हैं और निर्यात में सुधार होगा। इसी को और मजबूती देते हुए माल ढुलाई बीमा पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया, जिसमें सामानों की आवाजाही पहले से ज़्यादा सस्ती होगी। जीएसटी परिषद के इस फैसले से कृषि वस्तुओं, सीमेंट, स्टील, एफएमसीजी और ई कॉमर्स डिलीवरी की आवाजाही अब सस्ती होगी। माल ढुलाई के थर्ड पार्टी बीमा पर जीएसटी पर आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। खिलौनों से लेकर खेल के सामान तक जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% करने से खेल से जुड़े सामान आसानी से उपलब्ध होंगे। आगामी 22 सितंबर से नई दरें लागू होंगी। खिलौना उद्योग को कितना होगा फायदा और बच्चों के लिए कितने सस्ते होंगे ये खिलौने, इस पर खास बात की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनु गुप्ता से। आइए आपको सुनवाते हैं। जीएसटी की नई दरों से भारतीय खिलौना उद्योग को कितना फायदा होगा, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनु गुप्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी का, एमओएस श्री पंकज चौधरी जी का। आपने टॉयज़ जो बच्चों की पहली सीढ़ी होती है सीखने की, खेलने की, उसकी दरों को कम करके बच्चों को जो उपहार दिया है, नवरात्रे शुरू होते ही उससे बड़ा उपहार देश में कभी भी बच्चों को नहीं मिला, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्राइस जो होता है किस तरह से तय किया जाए, क्योंकि हालांकि बाजार में ऑलरेडी खिलौने मौजूद हैं। क्योंकि सरकार ने दर 12% से घटा के 5% कर दी है, तो स्वाभाविक है कि इसका लाभ एंड कंज्यूमर अंत में उपभोक्ता को होना ही चाहिए। अब हर मैन्युफैक्चरर का ये दायित्व है कि वो अपनी जीएसटी के अनुरूप अपनी एमआरपीज़ को रिवाइज़ करे, रिवाइज़ करने के बाद एक नया डिस्काउंट स्ट्रक्चर मार्केट में फ्लोट करे, ताकि अंत में ग्राहक को इस सुविधा का लाभ 22 सितंबर से ही होना शुरू हो जाए। स्वदेशी खिलौनों की बात की जाए तो कितना फर्क पड़ेगा? स्वदेशी की जो मुहिम, जो मांग माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2020 पे खिलौना इंडस्ट्री से की थी, वो बहुत जोर पकड़ रही थी और अब वो सही राह पे निकलेगी। 15% अंडर 14 की आबादी भारत में ही है विश्व की आबादी का, तो भारत अपने आप में सबसे बड़ी मार्केट है। तो जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप आत्मनिर्भर रहें, आप स्वदेशी की बात करें, तो इससे बड़ा स्वदेशी मार्केट, इससे बड़ी मिडिल क्लास आपको विश्व में कहीं नहीं मिलनी। आप भारत में खिलौना बनाएं, भारत में ही खपाएं और विदेशों में भी पहुंचाएं। साउथ में भी खिलौनों की पूजा की जाती है, उसमें किस तरह देखते हैं, बच्चे कितना ज़्यादा आप खरीद पाएंगे? तमिलनाडु में एक गोलू नाम का एक त्यौहार होता है, तेलंगाना और आंध्रा में एक बोमाला कोवलू के नाम से एक त्यौहार होता है, जहां बच्चे अपने पुराने खिलौनों को निकालते हैं, अलग अलग टाइम पे निकालते हैं, उन्हें एक सीढ़ियों में रखते हैं और उनकी पूजा की जाती है। दृष्टया ऐसा लगता है उन गुड़ियाओं से, उन गुड्डों से ये दिखाना चाहते हैं कि साक्षी भाव से दिखाना चाहते हैं कि कैसे खिलौने अपनी जीवन का परिचय देते हैं, अपनी कल्चर को बढ़ावा देते हैं। अगर उसी कड़ी में आगे चलें तो जब जीएसटी की दरें कम हुई हैं तो निश्चय ही आने वाले त्योहारों में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खिलौना खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगा, खिलौनों को एक उचित दर पे लाएगा, ताकि बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए बहुत अफोर्डेबल रहे। तो ये थे मनु गुप्ता जी जो बता रहे थे कि अब जो घटी हुई दरें हैं उसकी वजह से खिलौना उद्योग को भी फ़ायदा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों के लिए और ज़्यादा खिलौने खरीद सकेंगे। कैमरामैन संजय जैना के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और अब बात असम में महान गायक, संगीतकार और फिल्म निर्माता भूपेन हजारिका की वर्ष भर चलने वाले जन्मशती समारोह की जिसकी शुरुआत हो गई है। 8 सितंबर 1926 को जन्मे भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की याद में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, पोत, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत एक सांस्कृतिक यात्रा विस्तीन परोरे, अ म्यूजिकल वॉइस फ्रॉम सादिया टू दुबरी की शुरुआत की गई है। आइए आपको सुनवाते हैं।
सुधा कंठा या ब्रह्मपुत्र के कवि के नाम से विख्यात डॉक्टर भूपेन हजारिका का जन्म 8 सितंबर 1926 को असम के सदिया में हुआ था। विस्तीर्ण पाररे असंख्य जनरे हाहाकार हुनिउ निःशब्दे नीरवे बुढ़ा लुई तुमी बुढ़ा लुई बुआ किया 10 वर्ष की आयु में उन्होंने कोलकाता स्थित आकाशवाणी पर अपना पहला गीत रिकॉर्ड किया। रूप कुंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाल और कला गुरु विष्णु प्रसाद राभा जैसे सांस्कृतिक दिग्गजों के प्रारंभिक प्रभाव और घर पर ही उनकी मां द्वारा दी गई संगीतमय शिक्षा ने डॉक्टर हजारिका की बाद की कलात्मक यात्रा की नींव रखी। सीखने की इसी चाह ने उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कॉटन कॉलेज में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया और वे अमेरिका चले गए। अमेरिका में उनकी मुलाकात पॉल रॉबसन से हुई। रॉबसन का 1927 का गीत ओल्ड मैन रिवर हजारिका की प्रतिष्ठित रचना विस्तीर्ण परोरे, जो महाशक्तिशाली ब्रह्मपुत्र को उनकी संगीत में पुष्पांजलि थी, की प्रेरणा बना। विस्तीर्ण परोरे असंख्य जनरे हाहाकार हुनिउ निःशब्दे नीरवे बुढ़ालुई तुमी बुढ़ालुई धुआं किया। Bhupen Hazarika was born at Sodia and he has very much touch with the waterways, and we are associated with the waterways with the inspiration of our honorable minister Sri Sarbananda Sunwal sir. We are taking this initiative, and one boat actually named as Brahmaputra Pearl, and this is beginning from Sodia, and its journey stopped at then Guijan, and then it's coming to this place Bogibil. भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI ने 8 सितंबर को विस्तीर्ण परोरे सादिया से धुबरी तक एक संगीतमय यात्रा नामक एक अनूठी सांस्कृतिक पहल शुरू की। गुविजान घाट तिनसुकिया से इस यात्रा का शुभारंभ हुआ, जिसमें संगीत और कला की रंगारंग प्रस्तुतियां दी गईं। इस अद्वितीय नाव यात्रा में बैंड ऑफ 3 नाम का म्यूजिकल ग्रुप और कलाकारों की टोली भी साथ है, जो पूरे सफर में भूपेन हजारिका की धुनों और रचनाओं को जीवंत करेंगी। भूपेन हजारिका की शताब्दी की इस सांस्कृतिक यात्रा के जरिए उनकी धुनें और संदेश एक बार फिर ब्रह्मपुत्र की लहरों पर गूंज रहे हैं। सुबीना रॉय की रिपोर्ट, DD न्यूज, गुवाहाटी। और अब बात खेती किसानी की, जिसमें बदलाव की बयार अब टेक्नोलॉजी से होकर गुजर रही है। उपग्रह डेटा, उन्नत तकनीक और मशीन लर्निंग का उपयोग कर कृषि को क्रांतिकारी रूप से बदलने वाले बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सतयुक्त एनालिटिक्स ने एक ऐसा ही ऐप तैयार किया जो गन्ना किसानों को फसल की सेहत, मिट्टी की नमी और कटाई का सही समय बताएगा। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। गन्ने के खेतों में मेहनत तो हमेशा से होती आई है, लेकिन अब इसमें जुड़ गई है AI यानी कृत्रिम बुद्धि की ताकत। गन्ने की कटाई के लिए क्रांतिकारी समाधान के लिए स्मार्ट फार्म ग्रांड चैलेंज जीतने वाली और 50 लाख का पुरस्कार पाने वाली बेंगलुरु स्थित एग्रीटेक स्टार्टअप सतयुक्त एनालिटिक्स ने SFGC शुगरकेन मोबाइल ऐप तैयार किया है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा समर्थित STPI SFGC चैलेंज के तहत विकसित किया गया है। एक STPI ने चैलेंज कराया था, जो मैटिंग इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज कराया था, जिसका मेन मकसद ये था कि जो शुगरकेन मिल होती है, उनका जो कैचमेंट एरिया होता है, उसमें ये पता करना कि कितने एरिया में, किस खेत में गन्ना पेटी लगा हुआ है। उसके साथ साथ ही फसल का स्वास्थ्य पता करना, गन्ने में कितना शुगर कंटेंट है वो पता करना, और जो है कहीं पे वाटर स्ट्रेस तो नहीं है वो पता करना। तो ये सब जानकारी इकट्ठा करना मकसद था। SFGC शुगरकेन ऐप किसानों को फसल की सेहत की निगरानी, मिट्टी की नमी की जानकारी और अनुकूल कटाई रणनीति यानी कब और कैसे फसल काटें जिससे उपज और गुणवत्ता दोनों बेहतर हो सके जैसी जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा ये हफ्तावार अपडेट भी देता है। ऐप को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसे कोई भी किसान आसानी से इस्तेमाल कर सके। इसमें स्थानीय भाषा का विकल्प भी उपलब्ध है, जिससे टेक्नोलॉजी सभी के लिए सुलभ बन सके। प्लेटफॉर्म ऐप का प्रयोग करके किसान कृषि में आए गए
तथा आने वाली समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, जैसे कि मिट्टी में उपलब्ध मुख्य पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन एवं सॉइल पीएच की जानकारी के आधार पर संतुलित खाद्य के उपयोग से अपने खर्च को कम व नियमित कर सकते हैं। SFGC शुगरकेन ऐप की ये पहल सिर्फ गन्ना उत्पादक किसानों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे एग्रीटेक इकोसिस्टम के लिए उदाहरण तो है ही, साथ ही भारत के एग्रीटेक क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी की बढ़ती सफलता की एक मिसाल भी है। जैसे जैसे भारत का कृषि क्षेत्र तेजी से तकनीक को अपनाता जा रहा है, ऐसे प्रोजेक्ट ये दिखाते हैं कि किस प्रकार सहयोगात्मक नवाचार पारंपरिक तरीकों को उन्नत कर सकते हैं और टिकाऊपन और लाभप्रदता के नए अवसर पैदा कर सकते हैं। तकनीक और खेती का ये संगम आने वाले समय में भारतीय कृषि को और भी सशक्त बनाने की शक्ति रखता है। शमीम अख्तर, DD न्यूज। और अब बात एशिया कप की। दुबई में आयोजित हो रहे एशिया कप T20 टूर्नामेंट में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत करने वाला है। भारतीय टीम ग्रुप ए में है और टीम अपने अभियान की शुरुआत UAE के खिलाफ करेगी। भारत ने अब तक UAE के खिलाफ सिर्फ एक T20 मुकाबला खेला, जिसमें टीम ने 9 विकेट से अपना नाम इसे कर लिया था और ये मुकाबला साल 2016 में खेला गया था। मौजूदा समय में भारतीय टीम को इस कप को जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। भारत ने अब तक कुल 8 बार एशिया कप का खिताब जीता है, जिसमें 1 बार T20 फॉर्मेट में जबकि 7 बार वनडे फॉर्मेट में इस खिताब को अपने नाम बनाने में सफलता हासिल की गई। UAE टीम की कप्तानी मोहम्मद वसीम कर रहे हैं और टीम पहले से ही मजबूत होकर सामने है। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।